हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का 12 अगस्त से आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए 3 सूचियाँ थीं जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषय देती थी। पहली संघीय सूची केंद्र, दूसरी है प्रांतीय सूची प्रांत, तीसरी है समवर्ती सूची यानी कि दोनों। और ये भी आपको ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल द्वारा अवशिष्ट विषयों को नियंत्रित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये भारत में कब लागू किया गया था? सो गाइस, ये लागू किया गया था भारत में 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए गाइस, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना कि इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किए गए। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है ना, ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस संघ को स्थापित करने का प्रावधान था, परंतु ये लागू सही किया जा सका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, में आपको एक बात ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम जो है ना, ये 1935 में भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, 5वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई। क्वेश्चन है कैरोलिन वर्टोजी और मोर्टन मेंडेल के वेरी शॉर्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो देखिए, जो कैरोलिन वर्टोजी और मोर्टन मेंडेल्स के वेरी और शॉर्पलेस ने जो है ना, इस संयुक्त रूप में रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो रसायन विज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए गाइस, जो बर्टोजी और मोर्टन मेंडेल्स ने हैं, ये रसायन विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता है। दूसरी बात, रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के कार्ल वेरी शॉर्पलेस और
कैरोलिन आर बटोजी और डेनमार्क के मॉर्टन मेडल्स को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 2022 में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखिए गाइस, 2022 में पूर्णिमा देवी बर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। तो पूर्णिमा देवी बर्मन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ में सम्मानित किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की जो है रैंक 126वीं है। 126वीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे खुश देश माना गया है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड है। फिर स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड का स्थान है। भारत 126वें स्थान पर है, जबकि 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 9वां क्वेश्चन देखेगा, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? शरद कमल अर्चिता को 2022 का खेल रत्न 2022 का पुरस्कार जो है ना वो प्रदान किया गया। तो शरद कमल अर्चिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे शरद कमल की, तो शरद कमल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन देखेगा, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है ना नाटू नाटू को प्रदान किया गया। तो नाटू नाटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 95 अकादमी पुरस्कारों ने घोषणा की है कि RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, ईरानी कप 2022-23 विजेता टीम कौन सी है? देखिए गाइस, ईरानी कप 2022-23 विजेता टीम की बात यहाँ पर हो रही है। ये टीम है ना रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा, कि ऑप्शन नंबर डी। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां शीर्षक जीता। वे अपनी प्रभावशाली प्रदर्शन से अपने शासकीय प्रदर्शन को जारी रखते हुए विजयी हुए। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोनों पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, मैच के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी है। तो चौथी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्रह पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष पर, रूस को दूसरे स्थान पर, चीन को तीसरे स्थान पर और भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 0.000 की रेटिंग एक आदर्श स्कोर है जो अब तक किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। स्कोर मान जितना छोटा होगा, लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। सूचकांक परमाणु क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। 13वां क्वेश्चन है गाइस कि आबचंद की गुफाएं सागर जिले में किन नदी के तट पर देखी जा सकती हैं? तो देखिए, आबचंद की गुफाएं सागर जिले में गेदरी नदी के तट पर देखी जा सकती है। तो गेदरी आपका करेक्ट आंसर होगा, कि
ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपचंद की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागर शहर से करीब 35 किलोमीटर पूर्व की ओर सागर दमोह मार्ग पर स्थित है। लगभग 1 दर्जन शैल गुफाएं हैं। ये गुफाएं गंदेरी नदी की घाटी में आपचंद के रक्षित वन की घनी झाड़ियों वाले क्षेत्र में सुरक्षित हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस 14वां क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन क्या है कि धर्म राजेश्वर की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए धर्म राजेश्वर की जो गुफा है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह मंदिर और धमनार की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रतीत होते हैं, क्योंकि धमनार की गुफाएं पूरी तरह बौद्ध दर्शन के अनुसार ही बनी हुई हैं। पहली मंजिल पर देखिए जाने के लिए दाईं और बाईं तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। धर्म राजेश्वर मंदिर और धमनार की गुफाओं की पूरी श्रृंखला एक पहाड़ी पर बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। मोपाली छोटा महादेव गुफा ये कहाँ स्थित है। तो मोपाली छोटा महादेव गुफा जो है ना, ये बैतूल में स्थित। तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सतना की कौन सी गुफाओं को प्राकृतिक गुफाओं के रूप में जाना जाता है। सतना की जगदीश पहाड़ी की गुफा को प्राकृतिक गुफाओं के रूप में जाना जाता है। तो जगदीश पहाड़ी की गुफा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वां क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद गुफाएं टेकमगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद गुफाएं टेकमगढ़ जो है ना, ये शातार नदी पर स्थित है, शातार तट पर स्थित है। ठीक है, तो शातार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यह क्षेत्र देखिए मध्य प्रदेश के टीकम जिले में आता है। तथ्यों के अनुसार शातार नदी के तट पर बने आज़ाद स्मारक में दर्ज विवरण इस बात को गवाही देते हैं कि आज़ाद यहाँ सन्यासी बनकर रहे थे। उन्हें चंद्रशेखर से हरिशंकर शिंद नाम स्वतंत्रता सेनानी रुद्र नारायण सिंह ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस जिले की गुफा में हथियार बनाने के साक्ष्य मिले थे। नर्मदापुरम में नर्मदापुरम जो गुफा है ना, यहाँ पर हथियार बनाने के साक्ष्य मिले थे। नर्मदापुरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा किससे निर्मित किया हुआ इमारत है। तो देखिए नवाब हसन सिद्दीकी का जो मकबरा है ना, ये संगमरमर से निर्मित की हुई इमारत है। तो संगमरमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करें नवाब हसन सिद्दीकी के मकबरे की, तो यह मकबरा जो है ना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये आपको ध्यान रखना है। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा है। शहनाज बेगम ने अपने शोहर की स्मृति में यह मकबरा बनवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। मकरंद पीर की समाधि किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो समाधि है ना, ये उज्जैन में स्थित है। तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, महारानी शांखजी राजे की समाधि के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। देखिए महारानी शांख के राजे की समाधि के लिए जो प्रसिद्ध जिला है ना, वो है शिवपुरी। तो शिवपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए शिवपुरी सुशोभित जटिल रूप से अलंकृत संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंधिया शासकों द्वारा निर्मित है। छतरियाँ एक विस्तृत मुगल गार्डन में स्थापित हैं और सिंधिया शासकों को समर्पित हैं। इनमें से एक छतरी माधव राजा सिंधिया की है और दूसरी उनकी माँ महारानी शांखिया राजे सिंधिया की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मल्लाह राव होलकर की समाधि किस जिले में स्थित है। तो देखिए मल्लाह राव होलकर की जो समाधि है ना, ये भिंड में स्थित है, भिंड जिले में। तो भिंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करें मल्हार राव की, देखिए मल्हार राव होलकर की समाधि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भिंड जिले के आलमपुर में स्थित है। मल्हार राव होलकर 16 मार्च 1693 इनका जन्म हुआ था और 20 मई 1766 मराठा साम्राज्य के एक महान उपनिवेशक थे।
वे इंदौर पर शासन करने वाले होलकर राजवंश के पहले राजकुमार थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शालीशाह दाता की मजार मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो शालीशाह दाता की जो मजार है ना, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हनुमान लोक मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए हनुमान लोक जो है ना, ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा। तो छिंदवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो है ना, वो है 970। तो 970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में, मैं शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ अब एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो देखिए शिशु लिंगानुपात बेहतर होकर वर्ष 2020-21 में 956 पर पहुंच गया, जबकि वर्ष 2015-16 में ये 927 थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।